हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट टेक यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो क्लास 8 के सिंथेटिक फाइबर्स एंड पॉलीमर्स की जो है इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। मैंने उसमें बोला भी था कि अगर आपको आप चाहते हो कि इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं, इस चैप्टर को मैं आगे प्रोसीड करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने अपने प्रॉब्लम्स को। और आप लोगों ने कमेंट्स किए कि हाँ सर वीडियो बनाइए, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं और काफी अच्छे से वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना देते हैं। तो आज हम लोग जो है उस लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। लिंक आपका जो है कार्ड सेक्शन में दिए हुआ है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुआ है। जैसा कि मैंने बोला था कल के वीडियो लेक्चर में कि मैं हर वीडियो लेक्चर के बाद में जो है उससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल में नोट्स जो है वो बना करके रख दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करके और आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको आसानी होगी। इस चैप्टर में क्या होने वाला है, देखो प्रीवियस में तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर हो गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर क्या होते हैं, मोनोमर क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। वक्त न जाया करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पॉलीमर्स के बारे में कि जो पॉलीमर है वो होते क्या है, ठीक है। तो इसका पहले बेसिक मीनिंग हम लोग समझेंगे कि पॉलीमर जो है वो एक्चुअली है क्या। तो पॉलीमर एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे, जिसका क्या मतलब होता है, याद रखना। पॉली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में मेनी, और जो मर है इसका मतलब होता है यूनिट्स, ठीक है। याद ध्यान से सुनना, मर का मतलब यूनिट हो गया, पॉली का मतलब मैनी हो गया, यानी कि पॉलीमर का मतलब मैनी यूनिट्स कह सकते हो, है ना, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो यूनिट्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमर। तो पॉलीमर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन सुनो। पॉलीमर इज अ जाइंट मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये डिफिनेशन जो है वो क्या है, इसको सीधे भाषा में कैसे समझ सकते हैं। तो देखो पॉलीमर जो है एक बड़े से मॉलिक्यूल को बोलते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल को, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल के बार बार रिपीटेशन से बनता है ना। तो जो छोटे मॉलिक्यूल है भैया, जो पॉलीमर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है, बार बार अपने आप को रिपीट करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन किया, उसको क्या बोलेंगे, उसी को मोनोमर बोलते हैं। तो क्या है भैया मोनोमर टर्म, यानी कि पॉलीमर तो हम समझ गए, पॉलीमर मतलब क्या हुआ, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हो। मोनोमर क्या है भाई, मोनोमर क्या है, क्या इसको डिफाइन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल डिफाइन किया जा सकता है। मोनोमर अगर ना हो तो पॉलीमर कैसे होगा। हाँ, मोनोमर बार बार अपने आप को रिपीट किया तभी तो पॉलीमर का फॉर्मेशन किया है। तो सर चलिए डिफाइन बता दीजिए मोनोमर का। तो देखो मोनोमर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मोनोमर कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉल मॉलिक्यूल्स which are joined together to produce a giant molecule which is called polymer are called monomers, है ना। तो कह रहा है कि ऐसा छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो अपने आप को बार बार रिपीट कर करके एक बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन किया, बड़े से जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे, है ना। इज दैट क्लियर, बोलो यस और नो, है। और जिस प्रोसेस में, ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमर क्या होता है वो समझ गए, मोनोमर क्या होता है वो समझ गए, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स जो है रिपीट हो करके बड़े से जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मींस जिसमें पॉलीमराइजेशन यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। सो हम लोग पॉलीमराइजेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोगों को लिखने के लिए बोला जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच, ध्यान से सुनना, पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये गलत डिफिनेशन निकल गया। देखो यहां से फिर से सुनना, पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल यूनिट्स कैन ज्वाइन टू फॉर्म अ जाइंट मॉलिक्यूल। एक जाइंट मॉलिक्यूल एक ही बनता है, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसको इस तरह से आसान भाषा में समझाते हैं, ठीक है। फूल की माला है, ठीक है ना, भगवान पे चढ़ाने के लिए जो माला बनाए जाते हैं, है ना, उसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, समझ पा रहे हो। तो एक बड़ा सा माला है, ठीक है ना, अब उसमें छोटे छोटे कई सारे फ्लावर्स है ना, ठीक है। तो उस माला में एक फ्लावर से क्या माला बनता है, क्या नहीं बनता है ना, एक फूल से माला नहीं बनता है। जब बहुत सारे फूल जो है धागे में पिरोए जाते हैं तब जाकर के एक माला का फॉर्मेशन होता है। तो वो पूरा का पूरा माला जो है, मान लो कि एक पॉलीमर है, तो उसमें जो इन्वॉल्व हुआ है एक फूल,
ठीक है, उसको क्या बोलोगे, मोनोमर। तो बहुत सारे फूल के इन्वॉल्व होने की वजह से एक माला का फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स कि ये माला जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, पॉलीमर को, और उसमें जो फूल लगे हुए हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, मोनोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे जिसमें माला बनाए जाते हैं, पॉलीमराइजेशन, है ना, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फूल मिलकर के माला का फॉर्मेशन किए। तो इसको आसानी शब्दों में समझाने के लिए मैंने माला का एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। आप इसको समझ गए होंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है और जब उस दौरान एक बड़े से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन को क्या क्लासिफाई किए जा सकते हैं, क्या पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 8th क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये 8th क्लास लेवल से कुछ हाई लेवल की बातें होंगी, ठीक है ना। तो 8th क्लास के बेसिस पे पॉलीमर्स को जो है वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, 8th क्लास में सिर्फ यही पढ़ना है। बट यहां पे मैं बताऊंगा, यहां पे कंस्टिट्यूएंट के बारे में भी बताऊंगा, कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स के हिसाब से जो है पॉलीमर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। एक जो होता है वो होता है नेचुरल पॉलीमर्स, एक होता है नेचुरल पॉलीमर्स, एंड दूसरा जो होता है वो होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। दूसरा जो होता है वो होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर एक हो गया और एक हमारा नेचुरल पॉलीमर हो गया। ऑलरेडी फाइबर्स में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। तो वहां पे जो पढ़े थे सेम टू सेम ऐसा ही डिफिनीशन होता है। जैसे कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेड़ पौधे से आते हैं या फिर एनिमल से आते हैं, वो ऑलरेडी पॉलीमर के फॉर्म में होते हैं। तो जो नेचर से आते हैं यानी कि एनिमल और प्लांट से आते हैं उस तरह के पॉलीमर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। एग्जांपल दूंगा मैं तो समझ में आ जाएगा। और सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं अपने कुछ पर्पस के लिए, है ना, कुछ वर्क के लिए हम लोग जो है लैब में क्रिएट करते हैं। तो उस तरह के चीज को, उस तरह के पॉलीमर्स को जो है हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। और उस प्रोसेस को जिसमें ये फॉर्मेशन होता है उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब चलो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है उसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, तभी तो हम लोग को समझ में आएगा ना। तो ध्यान से सुनना, नेचुरल पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, कि क्या क्या हो सकते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स जो है उसमें आते हैं कॉटन, ठीक है, कॉटन आते हैं, वुल आता है ना, और सिल्क आता है, और भी जूट वगैरह भी आता है। ये सारे के सारे जो है आप कहोगे कि सर ये तो मैं फाइबर्स में पढ़ा था और ये मैं यहां भी पढ़ रहा हूं। देखो फाइबर्स जो है उसका डिफिनीशन अलग था, उसमें स्ट्रक्चर था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइबर। लेकिन वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो पार्टिसिपेट लिए हैं ना, तभी तो जाकर वो फाइबर बना है। तो उसको यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के नंबर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। पॉलीमर जो होता है उसमें नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। पॉलीमर को हम लोग नंबर से डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पॉली का मतलब होता है मैनी यूनिट से बना हुआ कोई फाइबर, ठीक है। तो ये फाइबर भी है, नेचुरल फाइबर भी है, साथ में ये नेचुरल पॉलीमर्स भी है ना। तो अब इसको हम लोग बात करते हैं। चलो एक कॉटन के सहारे ही लेते हैं एक एग्जांपल, कि कॉटन के एग्जांपल के बेसिस पे आप बता दीजिए सर कि नेचुरल पॉलीमर कैसे है ये, ठीक है, बता देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉटन होता है, ध्यान से सुनना, ये जो कॉटन होता है ये पॉलीमर कैसे है, क्योंकि पॉलीमर वो होता है जो छोटे छोटे यूनिट के बार बार रिपीटेशन से बना हुआ है। तो कॉटन किस चीज के रिपीटेशन से बना हुआ है ना मेरे पास जवाब, सेल्यूलोज से। याद रखना, सेल्यूलोज का जब पॉलीमराइजेशन होता है, सेल्यूलोज का बार बार जब रिपीटेशन होता है तो कॉटन का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉटन इज द पॉलीमर एंड सेल्यूलोज इज द मोनोमर, यानी कि सेल्यूलोज का जब बार बार कॉम्बिनेशन होता है आपस में ही तो कॉटन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, क्या सेल्यूलोज जो है वो मोनोमर वाकई में है? हाँ है, किसके लिए? कॉटन के लिए। लेकिन ध्यान से सुनना, सेल्यूलोज भी किसी चीज से बना हुआ है, यानी कि सेल्यूलोज से भी छोटा कोई चीज होता है और उसका नाम है ग्लूकोज। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। तो ग्लूकोज, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज के लिए सेल्यूलोज क्या है भाई? पॉलीमर है। ग्लूकोज के लिए सेल्यूलोज क्या है? पॉलीमर है। और ग्लूकोज खुद क्या है? मोनोमर है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। ध्यान से सुनना इस बात को, बड़े ध्यान से सुनना। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज
व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज? कोई पूछेगा सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है, बोलना ग्लूकोज। अगर कोई पूछेगा कॉटन का मोनोमर क्या है, सेल्यूलोज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिलीव मी, ध्यान से सुनना। मैंने ऑलरेडी बताया था, मिलिट्री स्कूल के, सैनिक स्कूल के, रिम्स वगैरह के जो भी एग्जाम्स आप दोगे उस सब में जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे। तो ग्लूकोज क्या हो गया, मोनोमर, किसके लिए, सेल्यूलोज के लिए। यानी कि ग्लूकोज का जब बार बार रिपीटेशन होगा, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब आपस में कनेक्ट होंगे तो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, सेल्यूलोज एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर जब बहुत सारे सेल्यूलोज आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, कॉटन का फॉर्मेशन करेंगे। कभी भी गलती से ये मत बोलना कि कॉटन का मोनोमर ग्लूकोज होता है, नहीं, कॉटन इंडिपेंडेंटली ग्लूकोज से नहीं बना हुआ है, ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। यानी कि कॉटन का इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल सेल्यूलोज है, ग्लूकोज नहीं है, और सेल्यूलोज का इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज है। तो मोनोमर का बेसिक डिफिनीशन मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये थे नेचुरल पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल के लिंक मैंने दे दिए हैं, डाउनलोड जाकर के कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ। सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या होते हैं, सॉरी, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है उसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। पॉलीमर्स एक्चुअली होता क्या है सिंथेटिक, वो आप लोग जानते ही होंगे। इस तरह के पॉलीमर्स जो है वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं। इस तरह के पॉलीमर्स को जो है हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं अपने कुछ पर्पस के लिए। तो इसका एग्जांपल बेसिकली पढ़ते हैं। एक बात याद रखना, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें मैं सब कुछ के बारे में एग्जैक्टली क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, पहले सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें आ जाएंगे नाइलॉन 6, उसके बाद आ जाएंगे नाइलॉन 6, ठीक है, इसमें आ जाएंगे एक्रिलिक के बारे में, इसमें हम लोग को पढ़ना होगा टेफ्लॉन के बारे में, है ना, इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा पीवीसी के बारे में, इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा नाइलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, इसके बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद पॉलीप्रोपीन हो गया। ठीक है ना, बहुत कुछ है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर्स है, क्योंकि ये लेबोरेटरी में क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही मैं बता पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप अगर इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी है, और अगर आप चाहते हो इसका और सीरीज हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।